क्लास। आज हम अपना चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण का अर्थ क्या है कि कभी कभी जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को दबा लेते हैं, तो इन अल्पसंख्यकों को, इन छोटे छोटे सामाजिक समूहों का नुकसान ना हो, भेदभाव ना हो और राजनीति में इनका भी हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा, स्थानीय निकायों में या राज्य सरकारों में एसटी और एससी समूह के लिए, दलितों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। इसको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। आरक्षण का अर्थ और पृथक निर्वाचन मंडल में अंतर है, जिसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक एरिया में इलेक्शन होना है, 100 सीटों के लिए इलेक्शन है, तो 27% सीटें एससी और एसटी के लिए या बीसी के लिए रिज़र्व कर दी गई हैं। तो इन सीटों पे जो इलेक्शन लड़ेंगे वो केवल इन्हीं कैटेगरी के लोग लड़ेंगे, लेकिन वोटर्स के लिए कोई सीमा नहीं है कि वो इनको वोट नहीं देंगे। वोट सभी कैटेगरी के लोग देते हैं। निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एरिया डिसाइड कर दिया, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, ये हिंदू मेजॉरिटी है, यहाँ पे हिंदू इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको वोट्स भी हिंदू ही देंगे, हिंदू नेता ही चुना जाएगा, मुस्लिम नेता ही चुना जाएगा। लेकिन ये सिस्टम अभी संविधान में इसको कोई जगह नहीं है, सिर्फ हमारे संविधान में आरक्षण की बात है। अब इसमें एक और बात हम ध्यान करेंगे कि आरक्षण में एक और है कि जब समानुपातिक प्रतिनिधित्व में हम काम करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बांट दी जाती हैं। मान लीजिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि आपको 10 लाख पे 1 सीट मिलेगी, लेकिन जो छोटे देश हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से एक भी सीट नहीं मिलेगी, उनके लिए भी सीटों को आरक्षित किया गया है कि उस एरिया के प्रतिनिधि भी संसद में आ सकें। ये हमारा एक प्रावधान है आरक्षण का। अब ये है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, ये किस बेस पे ये डिसीज़न लिया जाएगा। ये डिसीज़न करता है लिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग का गठन होता है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा और ये डिसाइड करते हैं कि किस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोग रहते हैं, कितनी उनकी जनसंख्या है, इस एरिया में किस बेस पे, किस आधार पे कितनी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब फिक्स कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में इनको जनसंख्या के अनुपात में या विकास के अनुपात में या आर्थिक विकास के अनुपात में इनको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये है हमारा आरक्षण। अब हम कर क्या रहे हैं, भारत की चुनाव व्यवस्था, इसमें हमने किया है कि चुनाव के tariके कौन से हैं, आरक्षण क्या है। अब तीसरा जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना ऐसा ही है जैसे कोई गेम है, उसमें आपको नियमों से चलना पड़ेगा, आपकी हार जीत का भी एक तरीका होगा। तो ये कोई भी गेम तभी सक्सेसफुल हो सकती है, तभी उसकी इम्पोर्टेंस है जब वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जिसमें पक्षपात ना हो। इसी तरीके से ऐसी चुनाव प्रणाली है जिससे मतदाताओं को ये यकीन रहे कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है, चुनाव में कोई भी धांधली नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या है, सार्वभौमिक। अब ये हमारा लोकतंत्र में एक बात और हमने ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र तभी सफल लोकतंत्र माना जाएगा जब चुनाव निष्पक्ष हो। मान लिया वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन डरा धमका कर सत्ताधारी पक्ष अपने पक्ष में वोट डलवा लेगा, तो उसको हम निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते हैं।
तो ये भी चुनावी व्यवस्था की हमारी एक विशेषता है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र यानी किसी दबाव में नहीं है, किसी पैसे के इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर कोई अपनी सत्ता का या शक्ति का उपयोग नहीं करता है। मतदाता अपनी वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। अब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? अगर आपको संविधान याद है तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिसको बिना किसी बहस के मान लिया गया था। जैसा कि हम सबको पता है कि सभी नागरिकों को, सभी एडल्ट नागरिकों को या जो भी व्यक्ति 18 या उससे अधिक आयु के हैं उन्हें बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। और हमारे देश में तो ये अधिकार पहले आम चुनाव से ही है। कई देशों में तो इस अधिकार के लिए भी लोगों ने सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सफरेज मूवमेंट थी अमेरिका में। अमेरिका जिसको सबसे विकसित देश मानते हैं, वहाँ पे भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारतीय संविधान में शुरू से ही वयस्क मताधिकार है, इस पे कभी कोई मतभेद नहीं रहा है। आप ये देखिए, ये कार्टून देखिए, आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार को हाथी आया गया है। हाथी के रूप में क्यों? क्योंकि ये मतदाताओं को वो ताकत देता है जो सत्ता को भी, सत्ताधारी पक्ष को भी निष्फल कर सकता है, उनको भी उनके पद से हटाने की ताकत रखता है। ऐसा यही है। दूसरा ये है कि चुनाव लड़ने के लिए भी प्रतिनिधियों को भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकताएं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस पूरी करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ पे वोट देने के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा राजनेता हो सकता है। अपने अनुभव के आधार पर उसमें नेतृत्व की योग्यता हो सकती है। तो इसलिए शैक्षणिक योग्यता को इसका नियम है। लेकिन अभी फिर भी संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं, पंचायतों के लेवल से शुरू किया गया है शैक्षणिक योग्यता को कि होनी चाहिए। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए भी योग्यताएँ हैं। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। जैसे कि यदि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कोई उम्मीदवार लड़ता है तो उसको 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु होनी चाहिए। लेकिन भेदभाव नहीं है किसी भी लेवल पर। ये कुछ एक योग्यताएं हैं जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को पूरी करनी पड़ती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।